बैरी पिया भाग 38। आगे। दीप्ति ने गुस्से में उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और गुस्से भरी आवाज में कहा, बड़े घर में शादी हो गई है तो अपनी औकात भूल गई हो तुम। भूल गई मेरी बुआ के घर में क्या इज्जत थी तुम्हारी, और कितनी बार मैंने तुमसे अपनी काम करवाए हैं। कहते हुए उसने आराध्या की कलाई पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी, जिससे आराध्या को दर्द हो रहा था। आराध्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, दीप्ति मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहते हुए आराध्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। उसके हाथ पर दीप्ति की उंगलियां छप गई थीं और हाथ लाल हो गया था। दीप्ति गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ी थी कि तभी पीछे से रुद्रम की आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? ये सुनकर दीप्ति कांप उठी। अगर रुद्रम ने उसकी बात सुन ली होगी तो आज रुद्रम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। रुद्रम आराध्या के पास खड़े होते हुए, स्नोफ्लेक्स, मैं आपको बाहर ढूंढ रहा था, चलिए खाना खा लो। फिर दीप्ति की तरफ देखकर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बुआ और फूफा तो घर चले गए, उनके साथ क्यों नहीं गई? दीप्ति झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए, मैं वहाँ अकेले बोर हो जाती, इसीलिए सोचा आराध्या और आप सबके साथ ही वापस चलूं। अभी यही बात कर रहे थे हम, है ना आराध्या? आराध्या दीप्ति को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए रुद्रम से, महकती ऋषि भैया के रूम में नहा रही हैं, मुझे उनको कपड़े देने हैं, आप चलिए मैं एक बार उन्हें कपड़े देकर आती हूँ। दीप्ति वहां से निकल गई, जल्दी से कहीं रुद्रम कोई और सलाल ना कर ले। आराध्या रूम की तरफ जाने लगी, तभी रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया और चूड़ियां हटाकर उसकी कलाई देखने लगा। आराध्या के लाल हाथ को देखकर उसकी आंखें सर्द हो गईं। उसने आराध्या और दीप्ति की बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन आराध्या का हाथ पकड़े दीप्ति को जरूर देख लिया था। रुद्रम ने गहरी आवाज में कहा, ये उस लड़की ने किया है ना? आराध्या ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। रुद्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आराध्या ने रुद्रम के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज आप अभी कुछ मत करना। ऋषि भैया और महकती के लिए बहुत स्पेशल है ये कुछ दिन उनके लिए। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से कोई ड्रामा हो यहाँ। रुद्रम बिना किसी भाव के, महक को जल्दी से कपड़े देकर वापस रूम में आइए। आराध्या ने सर हिला दिया और जल्दी से अंदर जाकर अपने एक जोड़ी कपड़े लेकर महक को देने चली गई। रुद्रम ने एक सर्वेंट को देखकर उसे आइस क्यूब और फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए भेज दिया और गेस्ट रूम में चला गया। रुद्रम ने आराध्या को जाते देखते हुए कहा, कुछ लोगों को सिर्फ बातों से अक्ल नहीं आती, उन्हें एक अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है बीवी। कहते हुए रुद्रम के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। वहीं किसी के आने की आहट सुनकर ऋषि ने महक को गोद में उठाया और बाथरूम में घुस गया। महक जोर से चिल्लाती उससे पहले ही ऋषि ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, प्लीज महक, चिल्लाना मत, कोई हमें साथ देख लेगा तो क्या समझेगा कि इन्हें शादी तक का भी सब्र नहीं है। वैसे मुझे तो सच में नहीं है। कहते हुए ऋषि के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। महक उसे बुरी तरह घूर रही थी। कुछ देर बाद आराध्या ने रूम में आते हुए कहा, दी मैं कपड़े बेड पर रख रही हूँ। महक ऋषि के सीने पर हाथ रख खुद से दूर करते हुए, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर देना आराध्या, मैं ले लूँगी कपड़े। आराध्या ठीक है बोल के दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आते ही महक ने ऋषि को खुद से दूर करते हुए कहा, अब बाहर जाओ, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। महक की आवाज़ में बहुत बेरुखी थी। ऋषि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं जाऊँगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। प्लीज़ महक, माफ़ कर दो, एक मौका तो दो मुझे अपना प्यार साबित करने का। महक दर्द भरी आवाज़ में, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए ऋषि, प्लीज़ मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ऋषि आगे बढ़कर उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। महक ने अपना चेहरा फेर लिया। ऋषि ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, ठीक है, बेरुखी दिखानी है तो दिखा लो, लेकिन प्लीज़ यूएस मत जाओ। तुम चली गई तो मेरा क्या होगा यहाँ अकेले? जॉब यहीं रहकर भी तो की जा सकती है। यहाँ रहोगी तो मैं हर दिन तुम्हें देख तो पाऊँगा। एक उम्मीद तो होगी मेरे पास कि एक दिन तो तुम मुझे माफ़ कर दोगी। महक फीकी सी मुस्कान के साथ, और मैंने इस उम्मीद में 4 साल गुजारे हैं ऋषि, फिर भी आज तक तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना पाई। और क्या कहा तुमने कि क्या हाल होगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा ऋषि, जैसे अब तक जीते आए हो वैसे ही रहोगे, क्योंकि फ़र्क तो हमेशा मुझे ही पड़ता आया है। तुम तो हमेशा सुकून से थे अपनी दुनिया में, इसीलिए तो 4 साल में पलट कर नहीं देखा। कहते हुए महक का गला भर आया, उसको सांस तक नहीं आ रही थी ठीक से। ऋषि उसकी आंखों में देखते हुए, तो इन 4 सालों की सज़ा दे रही हो मुझे, इसलिए दोबारा मेरी ज़िंदगी में आई? महक खामोश हो गई है सुनकर, उसकी आंखों में जमी बहकर गालों तक आ गई। ऋषि ने गुस्से से कहा, जवाब दो महक, उसी का बदला ले रही हो ना? कहते हुए ऋषि ने गुस्से में जोर से मुक्का उसके साइड में दीवार पर मारा। महक कांप उठी ये देखकर, उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया डरकर। तभी ऋषि का ध्यान उसकी कलाई पर गया।
महक ने फूलों की ज्वेलरी पहनी हुई थी जो हाथ ऊपर उठाने से ऊपर हो गई थी। ऋषि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि महक के हाथ पर एक गहरे कट का निशान था, जैसे उसने अपनी कलाई काटी हो। वो निशान अभी पुराना हो गया था, लेकिन फिर भी साफ पता चल रहा था कि महक ने क्या करने की कोशिश की होगी। ऋषि ने उसका हाथ पकड़कर नीचे किया और कांपती हुई आवाज में कहा, महक, ये निशान कैसा है? क्या क्या किया था तुमने खुद के साथ इन 4 सालों में? ऋषि की आवाज में दर्द के साथ गुस्सा भी था। महक भी डर गई उसकी आवाज सुनकर। उसने ध्यान ही नहीं दिया। आज नहीं तो वो हमेशा ऋषि के सामने पूरी बाजू के कपड़े ही पहनती थी, या फिर उस हाथ में घड़ी, ताकि वो निशान किसी को दिखाई ना दे, खासकर ऋषि को। वैसे भी ऋषि पहली बार जब आया था तो 1 महीना ही रुका था, और अब की बार शादी के चक्कर में उसने महक पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। महक ने उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये निशान कुछ नहीं, मुझे घर जाना है ऋषि, कोई आ जाएगा, प्लीज़ मुझे जाने दो। कहते हुए उसने ऋषि के सीने पर हाथ रखकर साइड करना चाहा, लेकिन ऋषि ने एक हाथ उसके सर के पीछे ले जाकर खुद के करीब करते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। महक की आंखें बड़ी हो गईं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऋषि उससे 1 इंच भी नहीं हिला। महक के साथ साथ ऋषि की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसकी किस में तड़प, गुस्सा, दर्द, गिल्ट सब कुछ महसूस कर पा रही थी महक। धीरे धीरे ऋषि शांत हुआ और उसने महक के होठों को छोड़ दिया और उसके माथे से माथा टिकाकर गहरी सांस लेने लगा। कुछ पल बाद ऋषि ने दर्द भरी आवाज में कहा, ये कब किया तुमने और क्यों? महक पूरी तरह कांप रही थी। उसे पता था कि एक दिन तो ऋषि को ये सब कुछ पता चलेगा ही, लेकिन वह खुद ऋषि को सब कुछ बताना चाहती थी। महक ने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैं डिप्रेशन में रहने लगी थी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कॉलेज भी नहीं जाती और ना ही किसी से मिलती। मॉम, डैड, भाई सब कोशिश कर रहे थे कि मैं ठीक हो जाऊं। खुद को अपने रूम में पूरी तरह से बंद कर लिया था। बाहर से आती थोड़ी सी रोशनी भी मेरी आंखों में चुभती थी। फिर गहरी सांस लेते हुए, लेकिन तुम्हारी बातों ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था ऋषि। खुद को संभालना चाहती थी लेकिन नहीं हो पा रहा था मुझसे। फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ, मैं अपने होश में ही नहीं थी और मैंने अपनी कलाई काट दी। मेरी आंखों के सामने मेरे हाथ से खून बहता जा रहा था, लेकिन मुझे दर्द महसूस होना ही बंद हो गया। मुझे नहीं पता मैं कब बेहोश हुई, कब भाई ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। मैं 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रही। खून बहुत बह गया था, बस मैं जिंदा बच गई, वो भी पता नहीं कैसे। कहते हुए महक पूरी तरह से टूटकर रोने लगी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन सुबकते हुए महक ने अपनी बात जारी रखी। मॉम, डैड उस दिन मेरे सामने पूरी तरह रोए ऋषि। मैंने तो बच गई, लेकिन उनकी जान निकल गई। उस दिन एहसास हुआ कि सिर्फ एक लड़के के लिए, जिसे मेरी ज़रा सी भी परवाह नहीं है, उसके लिए मैं अपनी फैमिली को ज़िंदगी भर का दर्द देने वाली थी। ये तो उनके प्यार की बेइज्जती हुई ना। इसलिए खुद को संभाला, ट्रीटमेंट लिए, खुद के गुस्से और अपने जज्बातों पर काबू पाना सीखा। लेकिन जब भी बात तुम्हारी आती है, मैं हर बार कमज़ोर पड़ जाती हूँ ऋषि। क्यों करती हूँ मैं तुमसे प्यार? ये सवाल हर पल मुझे तोड़ता है। कहते हुए महक ने ऋषि के सीने पर सर रख लिया और फूट फूट कर रोने लगी। ऋषि ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। वो भी बुरी तरह कांप रहा था, क्योंकि उसने जाने के बाद कभी महक की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। महक उससे मिलने के लिए रशिया तक गई, लेकिन ऋषि कभी उसके सामने तक नहीं गया। ऋषि को आज एहसास हो रहा है, महक जितना उसे चाहती है, उसके आगे उसका प्यार तो कुछ भी नहीं है। ऋषि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी बाहर से रितु जी की आवाज आई, महक बेटा, आप नहा ली क्या? जल्दी आओ खाने के लिए, सभी आपका वेट कर रहे हैं। महक ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, बस आंटी, अभी आई, आप चलिए। रितु जी उसे जल्दी आने का कहकर चली गईं। महक ने ऋषि को खुद को दूर करते हुए कहा, मुझे घर जाना है अभी। कहते हुए वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाती, उससे पहले ऋषि ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुम नहा लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, और अब तुम यूएस बिल्कुल नहीं जा रही, मैं भी देखता हूँ कैसे जाती हो। कहते हुए ऋषि बाहर निकल गया। उसके अंदर गुस्सा और गिल्ट भर गया था। उसे डर था कहीं महक यूएस गई, वहाँ तो वो अकेली रहेगी। अगर दोबारा ऐसा कुछ करने की कोशिश की उसने तो उसका क्या होगा? ऋषि को अपनी गलतियों का एहसास था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे महक से माफ़ी मांगे। वहीं दूसरी तरफ रुद्रम आराध्या का हाथ पकड़े बैठा हुआ था। रुद्रम ने पहले आराध्या के हाथ पर बर्फ से सिकाई की, फिर उसके हाथ पर दवाई लगाई। रुद्रम बिल्कुल शांत था। यही बात आराध्या को डराए हुए थी। उसे इतना तो समझ आ गया था, जब भी रुद्रम शांत होता था किसी न किसी की शामत आनी ही थी। आराध्या धीरे से, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रुद्रम शांत आवाज में,
आप ही तो चाहती हैं कि मैं किसी से कुछ ना कहूँ। आराध्या, मैंने बस गुस्सा करने के लिए मना किया है और कुछ नहीं। ये सुनकर रुद्रम ने आराध्या को झटके से अपनी गोद में बिठा लिया। आराध्या हैरान हो गई। रुद्रम ने धीमी आवाज़ में आराध्या के होंठों को देखते हुए कहा, तो फिर कुछ और ही कर लेता हूँ। कहते हुए उसने आराध्या के होंठों को अपने होंठों से कैद कर लिया और बहुत प्यार से उसे चूमने लगा। आराध्या भी उसके प्यार में घुलती चली गई। कुछ देर बाद रुद्रम ने आराध्या के होंठों को छोड़ते हुए कहा, कितने घंटे से मैं आपको बाहों में लेने के लिए तरस रहा हूँ। सोचा था होटल में आज की रात स्पेशल होगी, सिर्फ हम दोनों, लेकिन अब ऋषि और अंकल आंटी की बात भी नहीं टाल सकता। आराध्या शर्माते हुए पलके झुकाकर, कोई बात नहीं, 2-3 दिन की ही तो बात है। मैं नहीं चाहती हम अपनी जिंदगी की शुरुआत किसी होटल या किसी और के घर पर करें। रुद्रम ने सर हिला दिया और उसके माथे को चूमकर बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद खाना खाने के बाद महक की फैमिली वहां से जा चुकी थी, लेकिन ऋषि का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। कबीर और रुद्रम ने भी उससे बात जाननी चाही, लेकिन ऋषि उन्हें परेशान ना करते हुए खुद महक को मनाना चाहता था। अगले दिन ऋषि सबके साथ महक के घर पहुंच गया था। महक आज भी ग्रीन कलर के खूबसूरत गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन ऋषि को पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। ये बात ऋषि का दिल जलाने के लिए काफ़ी थी। आराध्या ने ग्रीन कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, वो भी महक से कम नहीं लग रही थी। रुद्रम हर पल उसके पास परछाई की तरह खड़ा था। आज माया और नितिन नहीं आए थे, लेकिन दीप्ति ज़रूर आई थी। रुद्रम की नज़रें उसी पर थीं। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया था, जो रात तक चलने वाला था। महक की माँ ने शगुन किया और मेहंदी लगाने वाली लड़कियों ने मेहंदी शुरू कर दी थी। नित्या जी ने 2 लड़कियों को देखते हुए कहा, मेरी आराध्या को भी खूबसूरत सी मेहंदी लगाना, पैरों पर भी। शादी में तो उसके सारे अरमान अधूरे रह गए, लेकिन अब कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती मैं। मेहंदी वाली ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाला और आराध्या को अपने पास बैठा लिया। आराध्या का चेहरा उतर गया था, क्योंकि जिन हालातों में शादी हुई वो आराध्या क्या कोई भी नहीं भूल सकता था। रुद्रम का दिल भी उदास हो गया आराध्या के मुरझाई चेहरे को देखकर। रुद्रम ने दीप्ति की तरफ देखा, फिर कबीर की तरफ इशारा करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। रुद्रम ने मुस्कुराकर दीप्ति को देखते हुए कहा, साली जी, आप मेहंदी नहीं लगवाएंगी? दीप्ति के मन में तितलियां उड़ने लगीं, क्योंकि आज रुद्रम खुद सामने से उससे बात कर रहा था। उसने शर्मीली मुस्कान के साथ कहा, जी अभी लगवाऊंगी, लेकिन अभी कोई मेहंदी वाली खाली नहीं है ना? रुद्रम उसका हाथ थामकर सबसे थोड़ा दूर सोफे पर बैठते हुए, कोई बात नहीं, मैं लगा देता हूँ। ज़्यादा अच्छी तो नहीं आती, लेकिन अपनी साली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर दीप्ति हैरान और खुश हो गई। वहीं आराध्या की आंखें छोटी हो गईं उन्हें देखकर, लेकिन उसे बस दीप्ति के लिए डर लग रहा था। अब कबीर ने रुद्रम को एक मेहंदी का कोन ला कर दिया और वहीं खड़े होकर रुद्रम की कलाकारी देखने लगा। दीप्ति का ध्यान तो बस रुद्रम के हैंडसम चेहरे पर था, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट दर्द में बदलने लगी। जारी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। इतने पार्ट होने के बाद भी 300 सब्सक्राइब भी नहीं हुए हैं अभी तक। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये भाग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलना। शुक्रिया।